जय हिंद, नमस्कार। देखो, क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 18 आप लोग देख रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या? तो भाई, चतुर्भुज चल रहा है और चतुर्भुज में पहले 4 लेक्चर हो चुका है आयत का। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ग के बारे में। तो आप कहेंगे कि सर, वर्ग तो बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या इसमें नया है? तो जिस तरीके से आयत आप लोग को बहुत अच्छा लगा, उसी तरीके से वर्ग में बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अगले कुछ मिनटों में आप लोग को बहुत अच्छे से महसूस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करके हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट तक जाएंगे, जो कि कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सब कुछ हम लोग देखेंगे। देखो, वर्ग क्या है, सबसे पहले इस बात को समझो कि अगर वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर हो जाती है तो हम लोग वर्ग कहने लगते हैं। ठीक है, क्या कहने लगते हैं? वर्ग। तो देखो, इसको नाम देते हैं और किस तरीके से इसको समझना है इस बात को समझते हैं। ठीक है, जैसे देखो, ए बी सी डी कंपेयर करते चलेंगे हम लोग आयत के साथ कि आयत में क्या था, वर्ग में क्या है। तो वर्ग में क्या कहा जा रहा है कि चारों भुजा आपस में बराबर होती है, मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, ये है वर्ग में। जबकि आयत में क्या था? विपरीत भुजा बराबर, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, इस तरीके से था। तो भाई, विपरीत भुजा तो इसमें भी बराबर है, क्योंकि चारों बराबर है तो विपरीत वाले भी बराबर होंगे। तो वर्ग में आयत वाला डिफिनीशन नजर आ रहा है। फील करो कि आयत में कहा जाता था कि विपरीत भुजा बराबर होगा, और वर्ग में भी है क्योंकि इसमें तो चारों बराबर है। तो आयत में वर्ग में आयत वाला फॉर्मूला डिफिनीशन जो है वो अप्लीकेबल है। अब देखो, दूसरी बात, ये सभी कोण 90 डिग्री होने चाहिए। तो भाई, कोण इसमें कहाँ है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, है ना। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, ये चारों आपस में बराबर होंगे। और कितने होंगे भाई? 90 डिग्री। तो आयत में भी ये था कि चारों कोण बराबर होंगे, है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो विकर्ण हम लोग बना के देख लेते हैं। देखो, ये एक विकर्ण है इसका बी डी, और दूसरा विकर्ण ये है ए सी। ये ए डी और बी सी जो विकर्ण हैं, ये आपस में होते हैं बराबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ए डी ए सी बराबर बी डी। अब देखो, अगर ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यहाँ देखो लिख रहा है कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो भाई, यहाँ पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो इस तरफ भी 90 डिग्री बनेगा। क्यों? अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण, जो भी आप कहते हैं। और इधर 90 है तो इस तरफ भी 90 बनेगा। क्यों? रैखिक युग्म बना रहा है ना। एक रेखा पर बने हुए कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चारों कोण, चारों तरफ जो है वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी, ठीक है, ओ कहाँ है? यहाँ बीच में ओ मान लो। ठीक है, ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल सी ओ बी। कितने होंगे भाई? 90 डिग्री। देखो, ये सब बेसिक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना जरूरी है क्षेत्रमिति के लिए। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति और मेंसुरेशन जो है आपस में रिलेटेड है दोनों। ठीक है, तो जब ज्योमेट्री क्लियर होगा तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। अब देखो, यहाँ पर दोनों विकर्ण आपस में बराबर थे, साथ ही साथ समद्विभाजित कर रहे थे। तो समद्विभाजित करने का मतलब बराबर बराबर बांटना। तो ये ओ ए बराबर ओ सी होना चाहिए और ओ बी बराबर ओ डी होना चाहिए। लेकिन चूंकि ए सी और बी सी आपस में बराबर है, तो ए सी का आधा और बी सी का आधा भी तो आपस में बराबर होगा। अब ए सी का आधा ओ ए है और बी डी का आधा जो है, ए सी और बी डी यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ए सी और बी डी का आधा क्या है भाई? बी डी का आधा ओ बी होगा। तो इसका मतलब ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब विकर्ण बराबर हैं तो उनके आधे बराबर हैं, और आधे तो बराबर हुए ही, साथ साथ हर एक विकर्ण भी समद्विभाजित हो रहा है। तो ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, मतलब ओ ए बराबर ओ सी और ओ ए बराबर ओ बी तो था ही। तो ये चारों हिस्से आपस में बराबर हो गए। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब देखो,
हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई आयत में भी तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे और आपस में बराबर होते थे, लेकिन वहां 90 डिग्री पर नहीं बांटते थे। ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि 90 डिग्री पर बंटना ही चाहिए। तो यहां पर विकर्ण बराबर भी हैं और समद्विभाजित भी कर रहे हैं, जो कि आयत का डिफिनेशन था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें आ गया कि 90 डिग्री पर होगा तो वर्ग होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि इस वर्ग का डेफिनेशन जो है उसमें आयत का डेफिनेशन ऑलरेडी समाया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें विपरीत भुजा बराबर दिख ही रही है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं और आपस में बराबर भी है, चारों कोण 90 भी है, तो आयत के सारे डेफिनेशन इसमें घुसे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हर एक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं होता, क्योंकि आयत में कभी ये नहीं पढ़ा कि भाई विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटना चाहिए या चारों भुजा बराबर होना चाहिए। आया बात समझ में? तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए कि सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता। जब चतुर्भुज का लेक्चर हम लोग चालू किए थे, लेक्चर नंबर 14, तो उसमें डायग्राम में आप लोग को दिखाया था कि आयत का एक प्रकार है वर्ग। ठीक है, आयत का एक प्रकार है वर्ग। ठीक है, आया बात समझ में? और वर्ग समचतुर्भुज का भी प्रकार है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का भी प्रकार है। ये सब भी आएगा जब हम लोग समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ग बहुत कुछ है, इसलिए वर्ग इंपॉर्टेंट है। अब देखो वर्ग का विकर्ण, चलो हम लोग वर्ग का विकर्ण पढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक वर्ग है, ठीक है, ये एक वर्ग है और इसका विकर्ण हम लोगों को खींचना है। ठीक है, देखो वर्ग का विकर्ण ये है भैया वर्ग का विकर्ण। अब इसमें अगर आपको पूछा जाए कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो अगर मान लो कि इस वर्ग की भुजा ए है, ठीक है, तो यह भी भुजा ए होगा और यहाँ 90 डिग्री तो बन ही रहा है। तो ये जो वर्ग है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, इसका ये विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी और डी, ठीक है, ये ए बी सी डी वर्ग का नाम है। तो ये त्रिभुज ए बी सी जो है वो समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज का ये कर्ण का काम करेगा ए सी। तो आप इस वर्ग के विकर्ण ए सी का मान अगर निकालना चाहें तो ए सी कैसे मिलेगा भाई? तो रूट अंडर में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी का मान है ए तो ए का स्क्वायर, बी सी का मान भी है ए तो ए का स्क्वायर। मतलब ए सी का मान कैसे मिल गया? रूट अंडर में 2a स्क्वायर। अब देखो ए तो स्क्वायर में है, दो बार है तो एक बार रूट से बाहर आ सकता है और रूट के अंदर अकेला बच जाएगा 2। तो इसका मतलब वर्ग का विकर्ण या डायमीटर डायगोनल जो भी आप कहें वो a रूट 2 होता है। इसको याद रखना है, पहली बात तो ये। दूसरा बात, वर्ग का परिमाप कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर परिमाप का बात होता है तो आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे निकालना है। एक बिंदु पर खूंटा ठोकिए और रस्सी से उसको घेरते चले जाइए। तो पहले ए बी लेंथ आया, फिर बी सी लेंथ आया, फिर सी डी लेंथ आया, फिर डी ए लेंथ आया। तो चारों साइड का लंबाई क्या हो गया? जुड़ गया। तो भाई ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार आया? 4 बार, तो 4a हो गया। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4a, या हम लोग कहेंगे 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। उसी तरीके से वर्ग का विकर्ण क्या था? तो भुजा गुना रूट 2 या रूट 2 गुना भुजा, ये हुआ वर्ग का विकर्ण। तीसरी बात देखो वर्ग का क्षेत्रफल, इसको भी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग का विकर्ण कैसे निकालना है, देखो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे करना है। ठीक है, देखो ये है वर्ग, और देखो क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो इस लंबाई को हम लोग ऐसे ब्रश चलाना शुरू कर दें पेंट करने के लिए, तो यहाँ तक आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे,
इस तरीके से हम लोग इसको अगर कलर करना शुरू कर दें तो इस ए लेंथ को टोटल कितनी ऊंचाई तक लेके जाना होगा, तो पूरा का पूरा ए यूनिट तक लेके जाना होगा, ए लेंथ को ए यूनिट तक लेके जाना होगा, तब ये पूरा सीट जो है ये कलर हो पाएगा। आया बात समझ में? तो जैसे आयत का क्षेत्रफल होता था क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, तो वैसे ही इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए गुना ए, क्योंकि इस ए यूनिट को ए बार तक हम लोग ऊपर तक लेकर गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है एरिया, उसका मान हो गया क्या, ए स्क्वायर, या कहें भुजा स्क्वायर। कई लड़के तो ये बोलेंगे कि सर आज तक वर्ग का क्षेत्रफल ये तो पढ़ रहे थे भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन होता क्यों है ये पता ही नहीं था। तो भाई इस वजह से होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है क्या, उसका पूरा एरिया कवर होना चाहिए, और कवर करने के लिए क्या करोगे, ब्रश लेके पेंट करना शुरू कर दोगे। तो सीधा सीधा पेंट करने का फंडा यही है कि एक लंबाई पकड़ो और दूसरी लंबाई तक बढ़ते चले जाओ। आया बात समझ में? तो इस तरीके से ये हो जाएगा पेंट। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो एक और तरीका आप लोग को बताते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका देखिए। देखो एक विकर्ण तो ये है, ठीक है, दूसरा विकर्ण इधर से है। ठीक है, तो अगर वर्ग के क्षेत्रफल का बात हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण तो भाई दोनों बराबर हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d इंटू डी, मतलब d स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और d स्क्वायर बाई 2 होगा वर्ग का क्षेत्रफल एरिया बराबर, ये भी एक फॉर्मूला है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, विकर्ण का वर्ग बटा में 2। कोई बता सकता है कि क्यों ऐसा होगा? ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका रीजन बताइए जल्दी से वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज हम तो बता नहीं जा रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसा क्यों होता है इस बात को समझो। एक नया सीट आप लोग के लिए बना ले। देखो जैसे देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो उसके बाद फिर आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्यों ऐसा होता है, विकर्ण का वर्ग बटा 2, इस बात को देखो। जैसे ये एक विकर्ण खींचा, ठीक है, ये एक विकर्ण खींचा और दूसरा विकर्ण जो है वो हम लोग इस तरफ से खींच लेते हैं। ध्यान से समझना, समझने की बात है, कहीं नहीं मिलेगा आप लोग को ये सब किताब में। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ सेंटर ओ है। अगर इस वर्ग का एरिया कोई लिखना चाहे, क्षेत्रफल, पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो है, तो वो ये कह सकता है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, बी सी डी। ठीक है, ए ओ बी नहीं, ए बी डी, ए बी और डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो ए बी डी कौन सा ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो अगर इसका कोई एरिया लिखना चाहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 आधार का काम करेगा ये बी डी, बी डी क्या करेगा, आधार का काम करेगा। ठीक है, गुना ये ऊंचाई एओ, ठीक है, एओ ऊंचाई का काम करेगा। क्यों ऊंचाई का काम करेगा भाई, क्योंकि यहाँ केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये अभी अभी आप लोग को बताया है। तो जो 90 डिग्री पर पड़ता है वही ऊंचाई होता है, शीर्षलंब होता है ना। इसी तरीके से नीचे वाला ये जो ट्रायंगल है बीसीडी, इसका क्षेत्रफल कोई लिखना चाहे, ये कंप्लीट है। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार का काम वही बीडी करेगा और ऊंचाई का काम करेगा सीओ। ठीक है, अब दोनों में से अगर हाफ इंटू बी डी को कॉमन ले ले कोई, तो क्या नजर आएगा, एओ प्लस सीओ। और एओ प्लस सीओ हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो एओ प्लस सीओ मिला के पूरा का पूरा एसी बन रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना बी डी इंटू एसी। और ये है पूरा का पूरा क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल।
तो हाफ बी डी इंटू ए सी का मतलब ही है क्या, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। अगर अलग अलग विकर्ण होते तो D1 इंटू D2 लिखते, लेकिन चूंकि यहाँ पर दोनों विकर्ण की लंबाई सेम है तो D और D लिखेंगे, तो ये क्या नजर आएगा, D²/2। ये हो गया एरिया। आए बात समझ में क्यों ऐसा होता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब वर्ग का विकर्ण का लंबाई दिया हुआ होगा तो बिना भुजा की लंबाई निकाले हुए डायरेक्ट इस फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन में ये काम आता है, तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये देखो कि अगर किसी वर्ग के भीतर वृत्त है तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ इस तरीके से हम लोग मिलाएं तो ये जो लाइन है वो वर्ग के भुजा के समानांतर दिख रही है ना, और समानांतर होगी भी। मतलब ये जो वृत्त का व्यास है और वर्ग की भुजा है ये आपस में बराबर होगी, है ना। अगर वर्ग के भीतर वृत्त खींचा गया है तो वर्ग की भुजा जो है वृत्त के व्यास के बराबर होगी, ठीक है। यहां डी का मतलब क्या है, डायमीटर, ठीक है, ठीक है, वो डायगोनल मत समझ लेना वर्ग का। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है 2 गुने रेडियस, तो ए बराबर होगा 2r, ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब जब a बराबर 2r होगा तो बस यही इसका एक कॉन्सेप्ट है, या फिर r बराबर a/2 कह दो। अब इसके हिसाब से जो भी फॉर्मूला आप ड्राइव करेंगे वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग से आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब देखो किसी क्वेश्चन में दे दे कि वर्ग के भीतर वृत्त है, तो भैया वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल के लिए आप क्या करेंगे, πr², तो अलग से फिर पाई गुना a/2 का होल स्क्वायर करेंगे, या फिर करेंगे πa²/4, तो ये अलग से याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखते के साथ ये निकाल लेंगे कि त्रिज्या तो भैया इसका आधा होना चाहिए, इसकी भुजा का आधा, तो सीधे πr² करेंगे, ठीक है। तो अलग से जितना नया फॉर्मूला बनाओगे उतना बोझ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर परिमिति की बात हो, लेकिन फिर भी कई लड़के फॉर्मूला याद करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। परिमिति कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 2πr, ठीक है। मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है, तो भाई a/2 है, तो ये कट गया, कितना हो गया πa, ये होगा परिमिति, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a को अगर कोई d रख दे तो πd भी होता है परिमिति, वो तो वृत्त के क्षेत्रफल में है ही कि पाई गुना व्यास होता है परिमिति, ठीक है। उसी तरीके से πd²/4 भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है व्यास के फॉर्म में। तो चूंकि यहाँ व्यास जो है भुजा के बराबर है, तो जहां जहां व्यास नजर आना चाहिए था वहां भुजा उसको रिप्लेस कर दिया। आया बात समझ में? उसी तरीके से अगर ये तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला हुआ, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है। अगर कोई वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त के परिमाप के अलावे वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप का बात करें वृत्त के टर्म में, तब क्या करेंगे। अब जैसे मान लो कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। लेकिन भुजा जो है वो 2r के बराबर है, तो भाई 2r रख दोगे तो 2r का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 4r²। और वर्ग का परिमाप अगर कोई पूछे, परिमाप, तो कितना हो जाएगा भाई, 4a होता है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 2r मतलब 8r, ठीक है। अगर वर्ग का विकर्ण पूछे, ठीक है, तो विकर्ण कितना होता है भाई वर्ग का, √2a, तो यहाँ a का मान क्या है 2r, तो √2 इंटू 2r मतलब कितना हो गया 2√2 इंटू r। देखो यहाँ आपके सामने देखते देखते 5 फॉर्मूला हम तैयार कर दिए, ठीक है। क्या जरूरत है कि सबको अलग अलग याद रखा जाए, तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे तरफ से तो नहीं। अगर आप इस चैनल पे मैथ पढ़ते रहते हैं तो आप देखिएगा कि कम से कम फॉर्मूला इस्तेमाल करने पर मेरा जोर रहता है, और ट्रिक भी मेरे सारे ऐसे रहते हैं जो कोई भी समझ सके, कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना हो, कोई अलग से रटने का जरूरत ना हो कि इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये कर देना, उस तरह का तो वो कर देना। हजारों तरह के क्वेश्चन है गणित में,
कितनों के लिए ट्रिक रटोगे, और जितना रटोगे उतना कन्फ्यूजन होगा, उतना भूलोगे। ठीक है, तो इसको इसलिए सीखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कन्वर्जन दे देता है, सीधे दे देगा कि वर्ग के भीतर वृत्त है भैया, तो भाई और वृत्त का दिया हुआ रहेगा कि इसका व्यास इतना है, तो आप वर्ग का विकर्ण निकाल के दिखाइए, और ऑप्शन ऐसा ही वेरिएबल में रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगा, तो उस समय आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने से बचना नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे। किसी वर्ग का विकर्ण 14√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के अंतःवृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अभी हम लोग यहाँ अंतःवृत्त खींचेंगे, किसका, वर्ग का, वर्ग का अंतःवृत्त खींचना है। तो भाई पहले बना लो एक वर्ग। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग हम लोग बना लेते हैं और इसका अंतःवृत्त खींचेंगे, तो ये हो गया इसका अंतःवृत्त। अब इसके बारे में कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण है 14√2, तो विकर्ण एक खींचो पहले इसमें समझने के लिए। ठीक है, यहां से खींच लो विकर्ण। ठीक है, अब ये वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 14√2, तो वर्ग के अंतःवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं डायरेक्ट, तो आप बना सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, जैसे यहाँ पर था, हम लोग पीछे देख चुके थे कि अंतःवृत्त खींचा हुआ था और वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है यहाँ पे, तो वर्ग की भुजा निकालनी बहुत आसान है। तो पहले क्या करेंगे, वर्ग का भुजा निकालेंगे। तो भाई यहाँ वर्ग का विकर्ण है 14√2, और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या, a√2। इसका मतलब a√2 का मान दिया हुआ है 14√2, तो √2 से √2 कट गया और भुजा का मान आ गया 14, वर्ग की भुजा का मान आ गया 14। और अंतःवृत्त का परिमाप पूछा जा रहा है, तो अंतःवृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, तो 2πr कहें या π/d कहें। और कॉन्सेप्ट ये था कि डायमीटर जो होता है वो वर्ग के भुजा के बराबर होगा, मतलब 14π होना चाहिए। ये होगा क्या, अंतःवृत्त का परिमाप। ठीक है, आप लोग पूरा लिखें, अंतःवृत्त का परिमाप क्या होगा, πd, मतलब 14π। या इसको वैल्यूम बदलना चाहो तो 14×22/7 करके, 7 से 14 दो बार में काटो, 44 आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें अंतःवृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का नहीं, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो πd²/4 होता है। ठीक है, डायमीटर के फॉर्म में किसी वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ डायमीटर का काम कौन करेगा, वर्ग का भुजा, मतलब π/d के जगह क्या, a नजर आना चाहिए, तो 14×14/4, और 4 से काटोगे तो इधर 2, इधर 7, और फिर 2 से काटेंगे तो 7, मतलब 7×7 = 49 होगा। या फिर और काट लो इसको, 49×22/7, कई बार इसी फॉर्म में देगा आंसर, इसलिए वो भी आप लोग को बता दिए, नहीं तो शुरू में ही काट कूट के खत्म कर देते हैं। अब 22×7 करना है, तो 22 सतह होता है 154, इस बात को याद रखिए। ठीक है, 22 सतह 154 होता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 22 सतह ही क्यों याद रखना है, तो ये आप लोग को वृत्त में महसूस होगा। कुछ डाटा ऐसा होता है जो हम याद रखने के लिए कहते हैं, और उसको आप याद रखेंगे तो बहुत ड्रेस्टिक चेंज आपको दिखेगा एग्जाम में। ठीक है, कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 में और कुछ याद रखो मत रखो, 22 सतह 154 याद रखो। ठीक है, दिमाग में रखना है। 13×17 221 होता है, ये बात याद रखो, 13×17 होता है 221। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ है जो टाइम से टू टाइम आप लोग को हम बताते रहते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के भीतर अगर वर्ग है तो कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ वृत्त के भीतर वर्ग है, तो भाई यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि इस वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग के विकर्ण का काम करेगा। ठीक है, वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण, वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण। तो भाई वर्ग का विकर्ण होता था कितना, वर्ग का विकर्ण होता था a√2, a√2, और वृत्त का व्यास कितना होता है, तो 2r या कहें d। ठीक है, ये होता है। तो इससे आप लोग ये कह सकते हैं कि a बराबर कितना होगा, तो 2r/√2 है ना, या कहें √2r। a बराबर कितना होगा, √2r, मतलब वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा
बराबर कितना, √2 गुने त्रिज्या। ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर √2 गुने त्रिज्या। आया बात समझ में? यही बस कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो भी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो आपको इसलिए सीखना है ताकि आप जरूरत पड़ने पर कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, अब देखो मेन इसमें बेसिक बात क्या है कि वर्ग की भुजा है √2 गुने त्रिज्या। अब यहाँ पे अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा या वृत्त की परिमिति क्या होगी, तो वृत्त की परिमिति, ठीक है, अब देखो वृत्त की परिमिति लिखनी है तो 2πr होता है फॉर्मूला। अब देखो यहां पर आपको a बराबर √2r मिल चुका है, तो इससे r बराबर a/√2 भी तो हम लोग कह सकते हैं। त्रिज्या क्या है, वर्ग की भुजा बटा √2, तो कोई यहाँ पे क्या लिख सकता है कि 2π इंटू a/√2, या फिर √2 से 2 को काटोगे तो √2πa नजर आएगा। अब याद रखोगे इसको, बोलो याद रख सकते हो? नहीं, इसको याद नहीं रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन ड्राइव कैसे करते हैं ये सीखना जरूर है, सीखने से रोक नहीं है। मेरा कहना यह है कि हर चीज सीखिए, लेकिन याद वही रखिए जो एग्जाम में आपको धोखा ना दे। ठीक है, पाई इंटू त्रिज्या क्या है, a/√2, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या नजर आया भाई, पाई a² बटा में 2। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर वर्ग के बारे में पूछा जाए, अगर वर्ग के बारे में पूछा जाए तब आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, देखो वर्ग के बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मान लो पूछा जाए वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप कोई पूछे तो वर्ग का परिमाप तो जानते हैं क्या होता है, 4a। लेकिन वृत्त की त्रिज्या के फॉर्म में अगर लिखना हो तो a का मान हम लोग निकाल चुके हैं क्या, √2r, तो इसका मतलब कितना हो गया, 4√2r। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई मेरे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होता है a²। अब a का मान निकाल चुके हैं √2r, तो इसका वर्ग करेंगे, मतलब कितना होगा, 2r²। अच्छा, वर्ग का विकर्ण एक फॉर्मूला जरूरी है, वो भी निकाल के देख लो। वर्ग का विकर्ण कितना होगा, वर्ग का विकर्ण √2a होता है, और a का मान हम लोग को मिल चुका है कितना, √2r, तो √2 गुना √2 कितना होता है, 2, तो 2r हो गया वर्ग का विकर्ण। अब देखो यहाँ भी 5 नए फॉर्मूले बन गए। कितना रटोगे, कितना रटोगे, तो रटने पे जोर नहीं देना है, समझने पे जोर देना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो बहुत कम समय में आप लोग इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। और कैसे करेंगे वो भी आप लोग को समय समय पे आप लोग को बताते रहेंगे। देखिए, किसी वर्ग का विकर्ण कितना है, 7√2, तो वर्ग के परिवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 7√2, और इस विकर्ण का फॉर्मूला होता है कितना, a√2, है ना, इससे मिल गया 7√2, तो √2 से √2 काट दोगे तो a बराबर 7 मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ आप लोग देख चुके थे कि भाई इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, तो वर्ग की भुजा √2 गुने त्रिज्या के बराबर होता है। वर्ग का जो भुजा होता है वो त्रिज्या गुने √2 के बराबर होता है। ठीक है, क्यों होता है इस चीज को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बस यही याद रखना है कि ये जो वर्ग की भुजा है ये √2 गुने r के बराबर होता है। तो r का मान कितना हो जाएगा भाई, तो 7/√2। अब जो पूछे निकाल दो। परिवृत्त का परिमाप पूछ रहा है, परिवृत्त का परिमाप, परिवृत्त का परिमाप, तो परिवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr, मतलब 2 गुना 22/7 गुना r कितना है, 7/√2, 7 से 7 कट गया, √2 से 2 कट जाएगा और क्या बनेगा, 22, तो 22 बच गया और 2 कट के बच गया √2, 22√2 इसका परिवृत्त का परिमाप आ गया। अगर परिवृत्त का क्षेत्रफल कोई पूछे तो भाई क्षेत्रफल होता है क्या, πr², और r का मान आप लोग को पता है, तो भाई 22/7 या पाई के फॉर्म में ही लिख के देख लो ना, 7/√2, है ना, मतलब
7/√2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 49/2 पाई। ठीक है, 49/2 पाई। ये हो गया क्या, परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको अगर कोई काटना चाहे तो काट के भी आंसर कर सकता है। 49/2 गुना 22/7। 7 से 49 कटेगा कितनी बार में, 7 बार में, और 2 से 22 कटेगा 11 बार में, तो कितना आ गया 77। ये हो गया परिवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये है शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब इधर जो ये बच रहा है ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो परिवृत्त है, वर्ग का परिवृत्त यहाँ खींचा हुआ है इस ऊपर वाले ब्राउन फिगर में, और इसमें ये शेष भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ वर्ग का क्षेत्रफल करना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ वर्ग का क्षेत्रफल करना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, πr², और वर्ग का क्षेत्रफल इसमें से घटाना है। ठीक है, πr² में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाना है a²। ठीक है, अब देखो कोई a² का भी वैल्यू निकाल के अगर रखना चाहे तो रख सकता है। देखो इधर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर परिवृत्त है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 2r² के बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 2r² रखते हैं, मतलब πr² घटाओ 2r², तो ये क्या निकल के आएगा भाई, r² इंटू पाई माइनस 2। ठीक है, ये होगा शेष भाग का क्षेत्रफल। लेकिन याद रख पाओगे, नहीं, याद नहीं रखना है। ये इसलिए बताया गया क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन में ही दे देगा कि एक वर्ग का भुजा a यूनिट है और उसके परिवृत्त की त्रिज्या r यूनिट है, तो उसके शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, और 4 ऑप्शन इसी तरीके का दे देगा, r² इंटू पाई माइनस 2, पाई प्लस 2, पाई प्लस 4, पाई माइनस 4, ऐसे करके। तो जब करने आएगा कैलकुलेट तब तो करोगे। ठीक है, इसलिए हर तरीके से तैयार होके जाना है। अब देखो यहाँ अंतःवृत्त है, यहाँ कोना कोना पे जो शेष भाग का क्षेत्रफल बच रहा है ये निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मामला उल्टा हो जाएगा। इसमें मामला उल्टा होकर क्या नजर आएगा भाई, तो a² घटाओ πr² नजर आएगा। और यहाँ पर क्या था, तो a था डायमीटर के बराबर, मतलब 2r के बराबर। यहाँ पर जब अंतःवृत्त खींच रहे थे तो a जो था वो 2r के बराबर था। तो यहाँ जब फॉर्मूला निकालोगे तो 2r के स्क्वायर में से πr² घटेगा, और r² अगर कॉमन लोगे तो 4 माइनस पाई नजर आएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि यहाँ कितना जबरदस्त कंफ्यूजन हो सकता है। अगर कोई याद रखे तो वो एग्जाम में जाके पक्का भूल जाएगा कि पाई माइनस 2 करना था, कि पाई प्लस 2 करना था, 4 माइनस पाई करना था, कि पाई माइनस 4 करना था, कि पाई प्लस 4 करना था। ठीक है, कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसलिए जब कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा 1 मिनट नहीं लगेगा इन सब चीज़ों को करने में, 10 सेकंड के अंदर अंदर आप लिख दीजिएगा कि इसका फॉर्मूला ये होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और मेरा जोर हमेशा कॉन्सेप्ट सिखाने पर होता है। ट्रिक तो आप लोग खुद बना लेंगे। मेरा हमेशा से कहना यह है कि कॉन्सेप्ट सीखोगे तो सैकड़ों ट्रिक आप लोग खुद बना के रख लेंगे। ठीक है, वो आप लोग करेंगे भी। आपका अपना बनाया हुआ, अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स जो है वो आपका सबसे बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।